अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा रूल्स रिगार्डिंग कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर हम पढ़ने क्या वाले हैं, आखिर ये रूल्स कहते क्या हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं इन रूल्स का मतलब क्या है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है साफ साफ, व्हेन वन पार्टी में डिमांड परफॉर्मेंस टू अदर और टू फाइल अ सूट इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगेंस्ट अदर पार्टी। अब क्या मतलब है इसका, एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पर हमने ये अपने दो एग्जांपल देखे थे, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज ने आपस में एक दूसरे को रेसिप्रोकल प्रॉमिस करा था। ए ने बोला था बी को कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा, बदले में तुम मेरी एक पर्टिकुलर जॉब करो। तो बी ने भी प्रॉमिस करा था, ठीक है मैं तुम्हारी पर्टिकुलर जॉब करने को तैयार हूँ। तो दोनों ही तरफ से रेसिप्रोकल प्रॉमिस गया था। ए ने 1000 देने का प्रॉमिस किया था, बी ने ए के लिए काम करने का प्रॉमिस किया था। जबकि अगर बात करूं मैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ए ने बी को बोला था कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा, तुम मेरे लिए एक पर्टिकुलर जॉब करो मेरी। लेकिन यहाँ पर ए ने जो है एक और कंडीशन लगा दी 1000 देने को लेकर। ए ने बी से क्या कहा कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज तभी दूंगा जब तुम्हारी पर्टिकुलर जॉब, जो जॉब तुम मेरे लिए करोगे, वो जॉब सर्टिफाइड हो जाएगी एक स्पेसिफाइड इंजीनियर से। यानी तुम्हें 1000 देने से पहले मैं तुम्हारे काम को एक इंजीनियर से सर्टिफाइड करवाऊंगा। अगर वो इंजीनियर तुम्हारे काम को सर्टिफाइड कर देता है तभी तुम्हें 1000 रुपीज मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ए ने अपनी तरफ से प्रॉमिस करा और बी ने अपनी तरफ से प्रॉमिस करा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए ने जब प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें 1000 दूंगा, तुम मेरे लिए पर्टिकुलर जॉब कर दो, तो उसके बाद तो बी ने ए का काम कर दिया। तो बी ने तो अपनी तरफ से अपना प्रॉमिस, अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर दिया। अब सारी बात आ जाती है ए के ऊपर कि ए अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो ए ने बोला हुआ कि मैं अपनी परफॉर्मेंस तभी पूरी करूंगा जब जो कंडीशन मैंने लगाई है अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, वो कंडीशन पूरी हो जाए। तो यहाँ पर अब दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली, जो इंजीनियर है वो बी के काम को सर्टिफाइड कर दे। अगर इंजीनियर बी के काम को सर्टिफाइड कर देता है तो उस केस में ए बी को 1000 रुपीज पे कर देगा, और जैसे ही ए ने बी को 1000 रुपीज पे करे, यहाँ पर ए और बी के बीच एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस बन जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर इंजीनियर बी के काम को सर्टिफाइड नहीं करता तो फिर उस केस में ए बी को 1000 रुपीज पे नहीं करेगा, और अगर ए ने अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करा तो यहाँ पर ए और बी के बीच रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखो, हम आखिर अपने इस एग्जांपल पे क्यों आए वापस लौट कर, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जो रूल्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो रूल्स हमें बताते हैं कि आखिर कब इस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाया जा सकता है। यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी से परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती है। यहाँ पर हमारे इस केस में बी आखिर कब ए से 1000 रुपीज की डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से देख लिया, बी अपना पैसा ए से तभी क्लेम कर सकता है जब ये कोलेटरल इवेंट पूरा होगा। यानी कोलेटरल इवेंट के अंदर जो हैपन्स की कंडीशन दी गई है, यहाँ पर तो हैपन्स की कंडीशन है, मैंने आपको बताया था कोलेटरल इवेंट के अंदर हम दो कंडीशन लगा सकते हैं, एक हैपनिंग की, दूसरी नॉन हैपनिंग की। तो यहाँ पर हैपनिंग की कंडीशन लगी है, तो जब तक इस कोलेटरल इवेंट के अंदर हैपन वाली कंडीशन यानी बी का काम सर्टिफाइड नहीं हो जाता, तब तक जो है बी ए से 1000 का क्लेम नहीं कर सकता, और यही 1000 क्लेम करना कहलाएगा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाना। एनफोर्स करवाने का मतलब सिंपली यही होता है कि दोनों पार्टीज जो हैं एक दूसरे से परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती हैं। तो यहाँ पर बी ए से परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है जैसे ही कोलेटरल इवेंट पूरा हो जाएगा, और अगर कोलेटरल इवेंट पूरा होने के बाद भी ए बी को 1000 रुपीज पे नहीं करता तो फिर उस केस में बी चाहे तो ए के खिलाफ कोर्ट में भी जा सकता है। तो हमें बात क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गया कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब हो सकता है। तो वापस चलते हैं अपने उसी टॉपिक पर। तो यहाँ एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हेन, कब एक पार्टी दूसरी पार्टी से परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है, और अगर कोलेटरल इवेंट पूरा होने के बावजूद परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करा जाता तो वहां पर प्रॉमिसर के खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। तो देखते हैं आखिर रूल्स हमें क्या सिखा रहे हैं। द रूल्स रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटेन इन सेक्शन 32 टू 36 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो रूल्स हैं वो हमें बताएंगे कि आखिर कब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स हमें दिए गए हैं सेक्शन 32 से लेकर 36 के अंदर। तो ये सभी सेक्शंस हमें पढ़ने हैं इसके अंदर, एक एक करके देखते हैं। अब देखो, बेसिकली यहाँ पर हमें वही सब पढ़ना है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कोलेटरल इवेंट होता है, यानी जो हमारा अनसर्टेन इवेंट होता है, उसके अंदर हम दो कंडीशन लगा सकते हैं। पहली कंडीशन हैपनिंग वाली, दूसरी कंडीशन नॉन हैपनिंग वाली। हैपनिंग का मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। नॉन हैपनिंग का मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों के ऊपर हम एग्जांपल के साथ डिस्कस पहले भी कर चुके हैं और यहाँ पर दोबारा करने वाले हैं डिटेल में। एक बार पहले सबके नाम पढ़ लेते हैं, आखिर कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके सबको डिस्कस कर लेंगे। पहला है हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, सेक्शन नंबर 32 के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, और कंडीशन कौन सी वाली है, हैपनिंग की कंडीशन है, यानी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जैसे ही हो जाएगा वैसे ही प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर देगा। दूसरा हमारा सेक्शन नंबर 33, ये हमें बताता है कि हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट
डिपेंड करेगा फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, जिसमें कंडीशन कौन सी लगी है, नॉन हैपनिंग की, कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर उस केस में प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करेगा। तो अगर आप कुछ नहीं होने की कंडीशन लगाते हो तो वहां पर नॉन हैपनिंग की बात आती है, और अगर आप कुछ होने की कंडीशन लगाते हो तो वहां पर हैपनिंग की बात आती है। बाकी अभी एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा वैसे भी। तीसरा है हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम। ये हमें दिया गया सेक्शन नंबर 35 के अंदर। यहाँ पर क्या बोला, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है हैपनिंग के ऊपर। यहाँ पर भी सेम बात है, जो आपका अनसर्टेन इवेंट है, कोलेटरल इवेंट है, उसके ऊपर हैपनिंग वाली कंडीशन ही लगी है, लेकिन यहाँ पर हैपनिंग के साथ साथ फिक्स टाइम लिख दिया गया है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट लगा दी गई है कि इतने टाइम के अंदर आपकी कोलेटरल इवेंट की कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए। हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया गया, इस टाइम के अंदर कोलेटरल इवेंट की कंडीशन पूरी होती है तो ठीक है, वरना जो हमारा मेन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ए और सी पॉइंट सेम है, बस टाइम लिमिट का फर्क है। ए पॉइंट के अंदर हैपनिंग की कंडीशन थी लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं थी, जबकि सी पॉइंट के अंदर हैपनिंग की कंडीशन के साथ एक फिक्स टाइम बता दिया गया है। फोर्थ है हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम। यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, नॉन हैपनिंग वाली, जो हमारे बी पॉइंट के अंदर थी सेम है, नॉन हैपनिंग वाली कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर क्या अलग है, यहाँ पर भी फिक्स टाइम बता दिया गया है। एक फिक्स टाइम के अंदर एक टाइम लिमिट लगा दी, इस टाइम लिमिट के अंदर आपकी नॉन हैपनिंग वाली कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए, तभी जो हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स होगा। यह हमें दिया गया सेक्शन 35 सेकंड पैरा में। तो हमारा जो बी पॉइंट है और डी पॉइंट है ये दोनों सेम है, बी पॉइंट में टाइम लिमिट नहीं है जबकि डी पॉइंट में टाइम लिमिट है। तो ए और सी सेम हो गया और बी और डी सेम हो गया। अब हमारे पास दो पॉइंट और बचते हैं, यानी दो रूल्स और बचते हैं। एक हमें सेक्शन नंबर 34 के अंदर दिया गया है, दूसरा हमें सेक्शन नंबर 36 के अंदर दिया गया है। इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अपने ऊपर वाले चार रूल्स को डिस्कस करते हैं, ए से लेकर डी तक, उसके बाद हम ई और एफ को भी देखेंगे। तो आपको समझने में इजी हो इसके लिए मैंने आपके लिए उन चारों पॉइंट्स को लेकर एक चार्ट तैयार कर दिया है, ताकि आपको सारी बात आसानी से समझ में आ जाए। जो हमारे रूल्स है रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के अंदर दो कंडीशन लगाई जा सकती हैं, एक हमारी हैपनिंग की, दूसरी हमारी नॉन हैपनिंग की। अगर आप हैपनिंग की कंडीशन लगाते हो तो उसके अंदर भी आपके पास दो फर्दर कैटेगरी आ जाती है, एक जिसमें आपको टाइम गिवन है, दूसरा जिसमें आपको टाइम गिवन नहीं है। यानी एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर टाइम लिमिट लगी हुई है, दूसरी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें नॉन हैपनिंग की, तो नॉन हैपनिंग के केस में भी हमारे फर्दर दो कैटेगरी आ जाती है, एक टाइम गिवन वाली, दूसरी टाइम नॉट गिवन वाली। अब इनके अंदर होता क्या है, आखिर रूल्स क्या कहते हैं, तो उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर यहाँ पर आकर इसको देख लेंगे। ये हमारा एग्जांपल है, दो पार्टीज हैं यहाँ पर एक्स और वाई। एक्स एक सेलर है, वाई एक बायर है। तो एक्स यहाँ पर वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और वाई को कहता है कि मैं तुम्हें 500 वॉचेस सेल करूंगा। अब ये एक्स वाई को प्रॉमिस किस दिन कर रहा है, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट कौन से तारीख को बन रहा है, 15 जनवरी 2022 को। अब अगर बात करें हमारे पहले केस की, जो कि हमारा हैपनिंग का केस, यहाँ पर हैपनिंग के केस में हमारे पास दो कंडीशन आएंगी, एक टाइम लिमिट वाली और दूसरी बिना टाइम लिमिट की। तो यहाँ पर एक्स कह रहा है वाई को कि मैं तुम्हें 500 वॉचेस तो सेल कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये 500 वॉचेस मेरे पास नहीं है, मेरे शिप में, और मेरा शिप अभी रास्ते में है, अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है। तो जैसे ही शिप आ जाता है वैसे ही मैं तुम्हें डिलीवरी दे दूंगा। तो यहाँ पर जो एक्स है वो प्रॉमिस तो कर रहा है वाई से कि मैं तुम्हें 500 वॉचेस सेल कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक्स ने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर एक कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन क्या है, एक्स कह रहा है वाई से कि मैं तुम्हें 500 वॉचेस सेल कर दूंगा जैसे ही मेरा शिप आ जाएगा। तो शिप का आना एक कोलेटरल इवेंट है, जैसे ही वो पूरा होगा वैसे ही एक्स अपनी परफॉर्मेंस को पूरी कर देगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है इस शिप के ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा कि नहीं होगा डिपेंड करता है इस कोलेटरल इवेंट के ऊपर कि शिप आती है या नहीं आती। हैपनिंग के अंदर हमारी दो कैटेगरी डिवाइड होती हैं, एक टाइम लिमिट वाली, दूसरा बिना टाइम लिमिट की। पहले टाइम वाली बात करें तो एक्स कह रहा है वाई से, इफ माई शिप अराइव ऑन और बिफोर 15 Feb 2022 देन आई विल सेल वॉचेस टू यू। तो यहाँ पर एक्स वाई को कह रहा है कि हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कब हुआ है, 15 जनवरी 2022। अब तुम यहाँ से मुझे ठीक एक महीना दे दो, यानी 15 फरवरी 2022 तक का टाइम दे दो। 15 फरवरी 2022 तक अगर मेरी शिप आ गई तो मैं तुम्हें 500 वॉचेस सेल कर दूंगा। तो यहाँ पर एक्स ने वाई को प्रॉमिस करा है कि 15 फरवरी 2022 तक अगर मेरी शिप आ जाती है तो मैं तुम्हें वॉचेस सेल कर दूंगा, नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे बीच जो एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन पूरी कब तक होनी है, टाइम लिमिट बता दी गई है 15 फरवरी 2022, और केस कौन सा है हमारा, हैपनिंग वाला। अब देखो इस केस में मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स और वाई के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स कब होगा, तो आप कहोगे जैसी शिप आएगी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। शिप के आते ही वाई जो है एक्स से परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है, तो शिप का आना इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। और अगर मान लो शिप नहीं आती तो फिर उस केस में क्या होगा, तो फिर उस केस में जो एक्स और वाई के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल तो नहीं है, आसान सी बात है। तो यही बात हमारा रूल कहता है। क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। हमारा रूल कहता है हैपनिंग की अगर मैं बात करूं, वो कह रहा है अगर आपके पास टाइम गिवन है तो आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा, जो आपका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स होगा इफ शिप अराइव्स ऑन और बिफोर 15 Feb
2022, यानी जो आपने टाइम लिमिट लगाई है उस टाइम लिमिट तक या उस टाइम लिमिट से पहले अगर आपकी शिप आ जाती है तो बात खत्म, एक्स अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर देगा और दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। अब एनफोर्स होने का मतलब क्या होता है, या तो एक्स अपनी मर्जी से शिप आते ही वाई को चुपचाप 500 वॉचेस की डिलीवरी दे दे, और अगर इवेंट पूरा होने के बावजूद एक्स ने वाई को 500 वॉचेस नहीं दिए तो फिर उस केस में वाई जो है एक्स के खिलाफ कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाके वॉचेस की डिमांड करेगा। तो एनफोर्समेंट का मतलब तो सिंपल है, वाई के पास राइट आ गया कि वो अब एक्स से उसकी परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। और अगर मान लो शिप नहीं आती से क्या मतलब है, शिप 15 फरवरी तक नहीं आती, 15 फरवरी के बाद आती है, तो टाइम लिमिट कितनी थी, 15 फरवरी तक। अगर 15 फरवरी के बाद आती है तो फिर उसके आने का कोई फायदा नहीं है, तो 15 फरवरी तक शिप का आना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने को लेकर हमारे पास दो केस है। पहला है कि अगर आपकी शिप 15 फरवरी तक नहीं आती, 15 फरवरी जो टाइम लिमिट थी तब तक अगर आपकी शिप नहीं आती तो आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लो 15 फरवरी से पहले ये खबर आ जाती है कि आपकी शिप डूब गई। शिप डूबने का मतलब है कि अब तो कंफर्म हो गया कि शिप नहीं आएगी, आपका जो कोलैटरल इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो गया। तो अगर फिक्स टाइम से पहले हमें ये पता ही चल जाए कि आपकी शिप डूब गई, आपका जो कोलैटरल इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो चुका है, तो उस केस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये कोलैटरल इवेंट पूरा हो ही नहीं सकता। टाइम लिमिट की बात तो आप छोड़ ही दो, अगर शिप डूब ही गई तो बात ही खत्म हो गई। इसी बात को अगर हम अपने रूल में जाके देखें, हैपनिंग की अगर मैं बात करूं, हैपनिंग के सिचुएशन में टाइम हमें गिवन है, यानी 15 फरवरी बता रखा है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा, अगर आपका इवेंट, इफ इवेंट हैपेंस विद इन फिक्स टाइम, अगर आपका जो इवेंट है, कोलैटरल इवेंट है, वो फिक्स टाइम के अंदर पूरा हो जाता है, यानी आपकी शिप 15 फरवरी या उससे पहले आ जाती है, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा, अगर आपका जो इवेंट है वो नहीं होता, यानी आपकी शिप 15 फरवरी तक नहीं आती, फिक्स टाइम लिमिट के अंदर आपकी शिप नहीं आती। या फिर दूसरा केस है कि आपका जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल ही हो गया, शिप आपकी डूब गई, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड आपको ही पता चल गया कि आपका शिप जो है वो डूब गया, अब आपका इवेंट हो ही सकता है, इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, तो उस केस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। तो शिप का टाइम लिमिट के अंदर आना आपके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा देगा, और शिप का टाइम लिमिट के अंदर नहीं आना या इम्पॉसिबल हो जाना आपके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा देगा। अब अगर मैं बात करूं हमारे दूसरे केस की, जहां पर टाइम नहीं दिया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। हमारा ये बी पॉइंट है, इसके अंदर हमें टाइम नहीं दिया गया। एक्स ने वाई को बोला इफ माई शिप अराइव देन आई विल सेल वॉचेस टू यू। एक्स ने ये नहीं बताया कि कब शिप आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन एक बात बताओ, क्या वाई उसके लिए जिंदगी भर इंतजार करेगा? तो लॉ कहता है कि यहाँ पर हम एक रीजनेबल टाइम मान लेंगे, जो भी आपके केस में रीजनेबल टाइम होगा उसको आप मान लेना कि इतने टाइम तक इंतजार करेंगे, इतने टाइम के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। तो एक रीजनेबल टाइम तो आपस में दोनों पार्टीज तय कर लेंगी, लेकिन यहाँ पर लॉ हमें क्या कहता है, हैपनिंग के केस में टाइम नॉट गिवन, यहाँ पर हमें रूल कह रहा है कि आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा। तो लॉ ने कहा कि जैसी शिप अराइव होगी, जैसी शिप आएगी, इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा, और अगर शिप नहीं आती तो आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा, जब शिप नहीं आएगी, शिप डज नॉट अराइव, या फिर आपकी शिप डूब गई, यानी जो आपका इवेंट है वो अब इम्पॉसिबल हो गया, तो इसका मतलब तो अब कंफर्म हो गया कि अब आपकी शिप नहीं आने वाली। तो अगर हम इस रूल को पढ़ लें, आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा, जब इवेंट हैपन होगा, और वॉइड कब होगा, जब इवेंट नहीं होगा, इवेंट नॉट हैपन। तो इवेंट अगर नहीं हुआ, शिप नहीं आई, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। या फिर इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, यानी शिप डूब गई, तो सेम बात है दोनों के अंदर। अब अगर बात करें हम नॉन हैपनिंग को लेकर, तो नॉन हैपनिंग का एग्जांपल देखते हैं। इसी एग्जांपल को देखते हैं। नॉन हैपनिंग के केस में क्या हुआ, एक्स ने वाई को प्रॉमिस करा कि वो उसे 500 वॉचेस सेल करेगा। बस यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर लेते हैं। जो वॉचेस हैं वो एक्स के पास उसके गोडाउन में पड़ी हुई हैं, और एक्स ने ये सोचा हुआ कि मैं इन वॉचेस को जो है एक्सपोर्ट करवाऊंगा, मेरी शिप आने वाली है, रास्ते में है, जैसी वो आती है मैं इन वॉचेस को उस शिप के अंदर रखूंगा और एक्सपोर्ट के लिए भेज दूंगा। यानी एक्स का जो प्लान ए है वो ये है कि वो वॉचेस को एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब एक्स को यहाँ पर डर भी लग रहा है, एक्स सोचता है, ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि शिप टाइमली पहुंची नहीं है, जो टाइम मैं सोचता हूँ उतने टाइम के अंदर शिप नहीं आती, और मुझे इन वॉचेस को जल्दी बेचना है। तो एक्स जो है एक प्लान भी तैयार करता है और वाई के पास जाता है और वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वाई को कहता है कि देखो वाई, मैं तुम्हें 500 वॉचेस सेल करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि मैं तुम्हें 500 वॉचेस तभी सेल करूंगा जब मेरी शिप नहीं आएगी। यानी पहला मेरा प्लान ये है कि शिप मेरी आ जाती है तो मैं 500 वॉचेस उस शिप के थ्रू एक्सपोर्ट करूंगा, और अगर मेरी शिप नहीं आती है तो फिर उस केस में ये 500 वॉचेस मैं तुम्हें सेल कर दूंगा। तो यहाँ पर नॉन हैपनिंग का केस है। तो एक्स और वाई के बीच कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, 15 जनवरी 2022 को। तो यहाँ पर नॉन हैपनिंग के केस में एक्स वाई को कह रहा है इफ माई शिप डज नॉट अराइव ऑन और बिफोर 15 Feb 2022 देन आई विल सेल वॉचेस टू यू। यानी यहाँ पर एक्स वाई को कह रहा है कि 15 फरवरी 2022, 15 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक महीने का टाइम मांग रहा है इसमें भी कि 15 फरवरी 2022 तक अगर मेरी शिप नहीं आती तो ये वॉचेस मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो अगर वाई को वॉचेस चाहिए तो उसे 15 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। 15 फरवरी तक दोनों रुकेंगे कि शिप आती है कि नहीं आती। अगर 15 फरवरी तक भी शिप नहीं आती तो उस केस में इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। वाई एक्स से 500 वॉचेस की डिमांड कर सकता है, लेकिन अगर 15 फरवरी से पहले शिप आ जाती है तो एक्स जो है वॉचेस को शिप में डाल के भेज देगा, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो शिप का नहीं आना इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाएगा, और शिप के आने पर इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है इसको देख लेते हैं। अगर बात करें नॉन हैपनिंग की, तो नॉन हैपनिंग के केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा, टाइम गिवन है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा, जब शिप नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी, ऑन और बिफोर 15 फरवरी 2022। अगर 15 फरवरी 2022 तक शिप नहीं आती तो वाई एक्स से वॉचेस की डिमांड कर सकता है, और अगर फिर भी एक्स वॉचेस नहीं देता तो वाई वॉचेस के लिए कोर्ट में भी जा सकता है। या फिर अगर 15 फरवरी से पहले ही पता चल जाए कि आपकी शिप डूब गई, तो उस केस में भी तो शिप का नहीं आना कंफर्म हो गया, तो एनफोर्सिबिलिटी को लेकर दो केस हो गए। बात दोनों में सेम है, शिप का ना आना आपके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा रहा है। अब अगर बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा, तो अगर यहाँ पर शिप 15 फरवरी या उससे पहले आ जाती है तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, एक्स जो है शिप में वॉचेस को डालकर भेज देगा। तो क्लियर हो गया, आसान सा एग्जांपल था, कोई ज्यादा मुश्किल कुछ बात नहीं थी इसके अंदर। तो रूल को देख लेते हैं एक बार, रूल क्या कहता है। रूल सिंपली यही कहता है कि अगर टाइम गिवन है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा, तो जैसे ही आपका इवेंट नॉन हैपनिंग होगा, यहाँ पर नॉन हैपनिंग की कंडीशन है, तो जैसे ही आपकी ये नॉन हैपनिंग वाली कोलैटरल कंडीशन पूरी होती है वैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा, लेकिन एक फिक्स टाइम के अंदर। फिक्स टाइम के अंदर नॉन हैपनिंग होना आपके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा देगा। या फिर आपका इवेंट इंपॉसिबल हो गया, जो फिक्स टाइम दिया था उस टाइम के अंदर अगर आपका इवेंट इंपॉसिबल हो जाता है तो वहां पर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब हो सकता है, तो अगर इवेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। इवेंट हैपनिंग का होना, शिप का टाइमली आ जाना आपके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा देगा इफ इवेंट हैपेंस विद इन द टाइम पीरियड। तो समझ में आ गया। अब बात करें अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो वहां पर क्या होगा, तो अब आप समझ ही चुके होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक्स वाई को कह रहा है इफ माई शिप डज नॉट अराइव देन आई विल सेल वॉचेस टू यू, यानी यहाँ पर कोई टाइम नहीं बताया, सिर्फ इतना सा कहा एक्स ने वाई को कि अगर मेरी शिप नहीं आती तो मैं तुम्हें वॉचेस सेल कर दूंगा। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा, अगर शिप नहीं आती तो एक्स वाई को वॉचेस सेल कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। या फिर शिप सिंक हो जाती है, शिप डूब जाती है, तो उस केस में भी कंफर्म हो गया कि आप शिप नहीं आएगी, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है। अब बात करें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा अगर शिप आ जाती है, तो शिप आना कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा देगा, और शिप का ना आना कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा देगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, रूल्स में देख लो आप इसको। एनफोर्सेबल कब होगा, व्हेन इवेंट नॉट हैपन, तो इवेंट नहीं होता तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। टाइम लिमिट तो नहीं दी हुई, तो इवेंट का ना होना आपके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाएगा। या फिर इवेंट इंपॉसिबल हो जाएगा, इंपॉसिबल के केस में भी कंफर्म ही होगा कि इवेंट नहीं होगा। वॉइड कब होगा, जब इवेंट हो जाए, यानी इवेंट हैपेंस, तो इवेंट होते ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया आपको ये चार्ट। तो टोटल हमने यहाँ पर 4 पॉइंट देखे। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के अंदर हैपनिंग भी हो सकता है, नॉन हैपनिंग भी हो सकता है। हैपनिंग के अंदर भी फर्दर 2 कैटेगरी हो सकती है, एक टाइम गिवन वाली, एक टाइम नॉट गिवन वाली। उसी तरह नॉन हैपनिंग के अंदर भी 2 कैटेगरी हो सकती है, एक टाइम गिवन, एक टाइम नॉट गिवन वाली। चारों को हमने अच्छे से देख लिया। एक एग्जांपल और देख लो, एक एग्जांपल रह गया था नीचे टाइम नॉट गिवन वाला, ये एग्जांपल आप पढ़ सकते हो। तो हम ये रूल्स देख रहे थे, रूल्स रिगार्डिंग कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर मैंने आपको ए बी सी डी 4 पॉइंट बताए थे, ये चारों पॉइंट हम देख चुके हैं। पहला क्या था हैपनिंग का, दूसरा नॉन हैपनिंग का, तीसरा था हैपनिंग के केस में टाइम गिवन वाला, और चौथा था हमारा नॉन हैपनिंग के केस में टाइम गिवन वाला। तो चारों पॉइंट हमने अच्छे से समझ लिए। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर ई की और पॉइंट नंबर एफ की। सबसे पहले पॉइंट नंबर ई की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है ये, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening। आप ध्यान से सुनो यहाँ पर क्या कह रहा है। सबसे पहले सीज का मतलब देखो, सीज का मतलब होता है स्टॉप, आप कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप कर रहे हो एनफोर्सेबल होने से। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल, यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एनफोर्स नहीं होगा। किस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा, अगर इफ इट इज कॉन्टिजेंट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्टिजेंट है किसके ऊपर, कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, किसी लिविंग पर्सन के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है, और वो लिविंग पर्सन जो है वो कुछ ऐसा कर रहा है, लिविंग पर्सन डज समथिंग, लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा करा जिससे आपका जो इवेंट है, यानी आप जो कंडीशन लगाते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो इवेंट या फिर कंडक्ट का होना इम्पॉसिबल हो जाए, इम्पॉसिबल ऑफ हैपनिंग। दोबारा सुनो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है किसी लिविंग पर्सन के ऊपर, और वो लिविंग पर्सन कुछ ऐसा कर दे जिससे आपके इवेंट और आपके कंडक्ट का होना इम्पॉसिबल हो जाए, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल देखते हैं। दो पार्टीज हैं एक्स वाई, एक्स है बोरोवर, वाई है लेंडर। एक्स पैसा मांगने गया किसके पास, वाई के पास। एक्स बोल रहा है वाई को मुझे लोन दे दो, तो वाई ने बोला कि मैं तुझे लोन तो दे दूंगा लेकिन मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, यानी मैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर एक कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं लोन तुझे तभी दूंगा जब एस कौन है, एक थर्ड पर्सन है, जब एस जो है तेरे साथ ट्रेड डील करेगा। तो अब यहाँ पर वाई की परफॉर्मेंस होना या ना होना, वाई का एक्स को लोन ग्रांट करना या ना करना किसके ऊपर डिपेंड हो गया, एस के ऊपर। एस कोई नॉन लिविंग पर्सन तो है नहीं जिसको आप अपनी मर्जी से चला लोगे, एस एक लिविंग पर्सन है, एस अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा कि उसे एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना। तो सारा मामला किसके ऊपर डिपेंड हो गया, एक लिविंग पर्सन के ऊपर जो कि है एस। और अगर एस मना कर देता है, कह देता है कि मैं एक्स के साथ डील नहीं करूंगा, एक्स के साथ मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होऊंगा, तो फिर उस केस में
वाई की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई। वाई जो है अपनी परफॉर्मेंस नहीं करेगा, एक्स को लोन नहीं देगा। तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है एक लिविंग पर्सन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन द अबव केस अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई डिपेंड ऑन अ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन एस। तो समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए एग्री टू पे बी अ सम ऑफ मनी। ए बी को कह रहा है कि मैं तुम्हें एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करूंगा इफ बी मैरिज सी, अगर तुम सी के साथ शादी कर लेते हो। लेकिन हुआ क्या, सी मैरिज डी। सी ने जो है डी के साथ मैरिज कर ली, तो यहाँ पर बात खत्म हो गई। सी ने एक ऐसा एक्ट कर दिया जिससे ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया, दिस एक्ट ऑफ सी हैज रेंडर्ड द इवेंट बी मैरिंग सी एज इम्पॉसिबल। तो सी के इस एक्ट से बी और सी के बीच का जो मैरिज का इवेंट था वो इम्पॉसिबल हो गया। तो समझ में आ गया आपको? अब इसी बात को थोड़ी सी आसान लैंग्वेज में देखते हैं। सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली सेज दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन द फ्यूचर एक्ट ऑफ द पर्सन, यानी किसी लिविंग पर्सन के फ्यूचर एक्ट के ऊपर आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है, एंड दैट पर्सन डूइंग द एक्शन व्हिच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, और उस लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा एक्शन करा जिससे आपके बीच का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, तो वहां पर आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो समझ में आ गया? तो अब बात करें अपने लास्ट रूल की, जो कि हमारा एफ पॉइंट कॉन्टिंजेंट ऑन द इम्पॉसिबल इवेंट, सेक्शन नंबर 36 के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अ कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड ab initio and cannot be enforced by law. It may be noted that such an agreement will be void whether impossibility of the event is known or not to the parties at the time of making the agreement. अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर आप कोई कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और आपका जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड कर रहा है एक ऐसे इवेंट के ऊपर जो इवेंट इम्पॉसिबल है, मतलब आप फालतू के इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर अपना कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो उस केस में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड ab initio होगा। अब देखो जहां पर बात आ जाती है वॉइड ab initio, वॉइड ab initio का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग का मतलब हो गया कि आपके बीच कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, आपके बीच जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना है वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो क्या है, वो एक एग्रीमेंट है। अगर आप कोई ऐसा इवेंट लेते हो जो इवेंट इम्पॉसिबल है, तो फिर उस केस में आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होगा। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर ये कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट कहलाएगा। इसको एग्जांपल से समझो, समझ में आएगा। ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा इफ सन राइजेस इन वेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगर कल सूरज वेस्ट से निकलता है तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तो यहाँ पर कोलेटरल इवेंट की कंडीशन क्या लगा रहे हो कि सूरज का वेस्ट से निकलना, जो कि इम्पॉसिबल है, इवेंट इम्पॉसिबल है, तो आपके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, सिर्फ एक एग्रीमेंट है जो कि वॉइड ab initio है। एक और एग्जांपल देख लो। एक्स कहता है यहाँ पर वाई को कि मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा अगर घड़ी के अंदर नई बैटरी डालने के बाद ये घड़ी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गई। ये हो सकता है कभी? आप नई बैटरी डालो, पुरानी बैटरी डालो, क्लॉक कभी एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है? इम्पॉसिबल इवेंट है, तो ये एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा एज दिस इवेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज ऑफ क्लॉक इज इम्पॉसिबल। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो अब रह गया हमारा एक लास्ट टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमें कुछ भी समझना नहीं है, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। अगर जिसने इस चैप्टर के सारे पार्ट देख लिए और वेजरिंग एग्रीमेंट वाली वीडियो को देख लिया है तो उनको तो ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सभी पॉइंट्स को हमने एक जगह लिख लिया कि आपके एग्जाम में आए तो आप इसको लिख सकते हो। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। मीनिंग की बात करूं तो समझाने जैसा कुछ नहीं है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद रेफरेंस टू अ कोलेटरल इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने या नहीं करने का जो कि डिपेंड करता है कोलेटरल इवेंट के ऊपर, और वो इवेंट जो है हैपनिंग का भी हो सकता है, नॉन हैपनिंग का भी हो सकता है। उसी तरीके से वेजरिंग एग्रीमेंट की बात करें, इट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी वर्थ विद रेफरेंस टू एन अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होता है? बेटिंग का। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो यही हो गया, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक एग्रीमेंट है। दूसरा, इसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है पार्टीज का, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा पार्टीज का इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। यहाँ पर पार्टीज को सिर्फ बेटिंग अमाउंट से मतलब होता है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात करें तो हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस हमेशा होता है, या तो एक पार्टी जीतेगी या तो दूसरी पार्टी जीतेगी। अगर बात करें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वेजरिंग नेचर के नहीं होते। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बेटिंग वाली बात नहीं होती। लेकिन हम बात करें वेजरिंग एग्रीमेंट, तो हमारे सारे वेजरिंग एग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट नेचर के होते हैं।
आपका कोलेटरल इवेंट है। लास्ट है हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हमारे वैलिड नेचर के होते हैं, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट हमारे वर्ड होते हैं। तो टोटल हमारे 6 पॉइंट हो गए, समझाने जैसा इसमें कुछ नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अब अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी आप मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में।